जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का बिहार से रिलेटेड एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय बिहार का योगदान उसमें क्या था। यानी बिहार से रिलेटेड जो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम हो गया, फिर सचिवालय सहायक या दरोगा एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चलिए बिहार से रिलेटेड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके बारे में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में हुई थी, ठीक है। और किनके द्वारा किया गया था, तो ये एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी। जो कांग्रेस की पहली बैठक होने वाली थी वो पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां पर हैजा फैल जाने के कारण इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसका स्थानांतरण बंबई कर दिया गया। नहीं तो इसका आयोजन कहाँ किया जाना था, पूना में किया जाना था। लेकिन वहां पर जब हैजा फैल गया तो हैजा फैलने के कारण ये लोग इसको क्या किए, अपने स्थान को चेंज करके बंबई ले दिए, ठीक है। आगे पॉइंट है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे इसके, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ से बहुत बार सवाल पूछ देता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। इस अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। यानी जो पहला अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन से बिहार का कोई भी आदमी शामिल नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग ज्यादातर फोकस हम लोग बिहार के बारे में करेंगे। तो पहले अधिवेशन में बिहार से कितने लोग थे, तो एक भी लोग नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि आगे सवाल बन सकता है। और ये 72 सवाल जो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहले अधिवेशन में टोटल कितने सदस्य थे, यानी प्रतिनिधि कितने थे, तो टोटल 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधित्व भाग लेने गए थे। कांग्रेस का जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 39 प्रतिनिधि जो थे वो भाग लेने बिहार से गए थे, ठीक है। इसमें ब्रज किशोर तथा द्वारकानाथ, नाम याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से दो इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक थे ब्रज किशोर और दूसरे हैं द्वारकानाथ। इन दोनों ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। ये दोनों व्यक्ति ब्रज किशोर तथा द्वारिका नाथ के द्वारा स्वदेशी आंदोलन पर जोर दिया गया था उस इलाहाबाद के अधिवेशन में, ठीक है। तो ये दो नाम को याद रखिएगा, एक ब्रज किशोर है और एक द्वारका नाथ है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में अब तक कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, कहाँ हुए हैं और कब कब हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ष 27वां अधिवेशन वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्थान कहाँ है, तो स्थान बांकीपुर में हुआ था, जो बांकीपुर पटना में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर थे, ठीक है। तो बिहार में जो अधिवेशन 1912 का हुआ था वो 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. माधोलकर थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है। जो 3 अधिवेशन हुए हैं बिहार के, जितने भी एग्जाम हुए हैं बहुत सारे, कम से कम 10 से अधिकों बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। अगला जो दूसरा हुआ था वो 37वां अधिवेशन हुआ था जो बिहार में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1922 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था ये, तो ये गया में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ठीक है। तो अगला जो हुआ था वो 37वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था, ठीक है। और तीसरा हुआ है जो 54वां अधिवेशन हुआ है, ठीक है। तो 54वां अधिवेशन ये कब हुआ है, तो 54वां अधिवेशन ये 1940 में हुआ है। ये रामगढ़ में हुआ है, जो अब झारखंड में पड़ता था, उस समय वो बिहार में ही पड़ता था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो बिहार में टोटल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, तो टोटल कांग्रेस के बिहार में
3 अधिवेशन हुए हैं, 27वां, 37वां और 54वां। 27वां हुआ था कहाँ पर, बांकीपुर पटना में, 37वां हुआ था गया में, और ये 54वां कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका रामगढ़ में, जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बराबर यहाँ से एग्जाम में सवाल, यहाँ से बिहार के जितने भी एग्जाम है बराबर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में। ठीक है, कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग संक्षिप्त देख लेते हैं। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया के, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अपनी सिलेबस पर आएंगे बिहार से हटकर, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई, ये स्थान है, यहीं पर हुआ था ये। नामकरण कौन दिए थे, तो इसके नामकरण दादा भाई नेहरूजी के द्वारा दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव कौन थे, तो सचिव भी एओ ह्यूम को ही बनाया गया था, जो प्रथम सचिव थे। ठीक है, प्रारंभिक सदस्य कितने थे, तो उस समय प्रारंभिक सदस्य टोटल 72 लोग थे। ठीक है, जिसमें से मैंने पहले ही बताया है कि इसमें बिहार के लोग शामिल प्रथम में नहीं थे। तत्कालिक वायसराय कौन थे, तो तत्कालिक वायसराय यानी कांग्रेस, सवाल हमेशा पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय में वायसराय जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन, यानी लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग इस एक दूसरे आंदोलन में आ जाते हैं, जिसका नाम है बंग भंग आंदोलन, या इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, दोनों एक ही हैं। तो इसके बारे में हम लोग आ जाते हैं कि बिहार से जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी बिहार पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, और वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। यानी 16 अक्टूबर की घोषणा हो गया था कि हम लोग बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, और उसके 4 दिन बाद ही, ठीक 4 दिन बाद 20 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे इसको प्रशासनिक कारण बताया गया। यानी लॉर्ड कर्जन बोलता है कि बंगाल का विभाजन हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि प्रशासन अच्छी तरीके से चल नहीं रहा था, तो इसीलिए उसने कारण को प्रशासनिक विभाजन माना। ठीक है, प्रशासनिक कारण माना। जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करना था, लेकिन इसका वास्तविक जो कारण था ये प्रशासनिक कारण नहीं था। इसका वास्तविक कारण था जो बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन जो उपज रहे थे उसको दबाना था। ये लॉर्ड यानी जो अंग्रेजों का ये जो कहना था कि जो प्रशासनिक कारण है, ये तो वैसे ही अपने अफवाह में कह दिया, लेकिन रियल कारण जो था, ये रियल कारण यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना। इसका ये रियल कारण था बंगाल विभाजन का। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती, नाम याद रखिएगा, सवाल यहां से आने की संभावना है। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया था। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षा बंधन का त्योहार मनाया गया था। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत बार आता है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस आंदोलन में मनाया गया था। तो 4-5 ऑप्शन दे देता है, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। तो ये कहाँ, बिहार के दरभंगा जिला में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के कहने पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ये कब मनाया गया था, तो रक्षाबंधन का त्योहार जो मनाया गया था, तो जिस दिन उन लोगों ने अपना घोषणा किया था कि हम लोग बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, उसी के उपज में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रक्षाबंधन का त्योहार दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के कहने पर मनाया गया था। ठीक है, यानी उन्हीं से प्रेरणा मिली थी। आगे इसके विरोध में
यानी बंगाल विभाजन के विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी इसी के विरोध में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया जाता है। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो बंगाल का विभाजन है वो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, जो कर्जन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे, फिर उसको दिसंबर 12 1911 ईस्वी में इसको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको रद्द कर दिया जाता है। यह बंगाल का विभाजन नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अब एक और टॉपिक हम लोगों का है मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, जो बिहार से ही रिलेटेड है और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही बदनाम जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा किया गया था कि हम लोग इसको मार देंगे। किसको? किंग्सफोर्ड को, क्योंकि बहुत ही बदनाम था ये गलत सजा सुनाने के लिए। तो ये लोग दोनों लोग उससे बहुत ही गुस्सा में रहते थे कि ये जज ये अच्छा नहीं है, तो वो दोनों मिलकर मारने का उसको प्रयास करते हैं। लेकिन गलती से बम कांड में गलती से क्या होता है कि उस समय एक वकील था जिसका नाम था प्रिंगल केनेडी और पत्नी तथा उसकी बेटी, तीनों एक बग्घी यानी कार में जा रहे थे। ये लोग बम चलाए किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, लेकिन वो गलती से बम कहाँ चल गया तो उसकी भी ये प्रिंगले केनेडी के गाड़ी में गिरा और इसमें उसकी पत्नी और बेटी मारी गई। इसकी वकील साहब जो थे प्रिंगले केनेडी, इनके पत्नी और बेटी उस बम कांड में मारी जाती है। लेकिन वो लोग मारने का फैसला किया था किंग्सफोर्ड को, लेकिन गलती से अनजाने में कौन मारे जाते हैं? ये प्रिंगले की पत्नी और इनकी बेटी मारी जाती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रातों रात वहां से समस्तीपुर भाग गए थे। जैसे इन दोनों को लगता है कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि बम गलत जगह गिर गया है और जिसको मारना था वो निशाना चूक गया और ये किसी दूसरे को लग गया है, तो ये लोग डर गए और डरने के बाद वहां से रातों रात रेलवे लाइन होते हुए कहाँ भाग गए? तो वो लोग समस्तीपुर भाग गए। ठीक है, प्रफुल्ल चंद चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चंद चाकी जो थे, इनको लगा कि अंग्रेज पुलिस जो है बहुत ही मतलब हम लोग को खोज रही है, इसीलिए आहत होकर क्या करते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, इनको लगा कि गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा लोग या हमारे साथ क्या होगा, इससे पहले वो क्या कर लेते हैं, खुदकुशी यानी गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, मुजफ्फरपुर से भेजे गए 2 सिपाही द्वारा, यानी मुजफ्फरपुर से 2 सिपाही भेजे गए थे। एक का नाम था शिव प्रसाद सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। 2 सिपाही थे, शिव प्रसाद सिंह और एक थे फतेह सिंह, द्वारा खुदीराम बोस को पूसा स्टेशन रोड पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पर पूसा रेलवे स्टेशन के पास इनको खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर वो जीतू साहू हलवाई से मूढ़ी खरीदकर एक कुएं के पास बैठकर वो खा रहे थे। उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये 2 पुलिस के द्वारा। ठीक है, मूढ़ी खरीदकर कुएं पर बैठकर खा रहे थे, उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। खुदीराम बोस को धारा 302 के अंतर्गत न्यायाधीश कंडक, कहीं कहीं कंडफ भी दे देता है, तो न्यायाधीश कौन थे? कंडक के समक्ष मुकदमे की सुनवाई हुई। न्यायाधीश जो थे कंडफ के समय मुकदमे की सुनवाई होती है उनके समक्ष। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। मुजफ्फरपुर के ही वकील थे जिनका नाम था कालिदास बसु, ये खुदीराम बोस का केस लड़ रहे थे। ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस की फांसी दे दी जाती है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, होता वही है जो अंग्रेज चाहते हैं। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मात्र 18 साल की एज में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इसको दोबारा, इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत सारे सवाल यहाँ से टकरा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।